पिछली क्लास में मैं आप लोगों को क्या रूल था उसके बारे में बताया। रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का हम देख रहे थे। तो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस को इनकम टैक्स वालों ने कितने ग्रुप में डिवाइड किया? दो ग्रुप में। एक होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिक कंडीशन देखते हैं। बेसिक कंडीशन दोनों या कोई एक पूरी कर देगा तो रेसिडेंट, और एक भी पूरी नहीं करेगा तो नॉन रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन पहली वाली क्या बोलती है? उसको प्रीवियस ईयर में कम से कम इंडिया में 182 दिन रहना पड़ेगा। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? कि उसको प्रीवियस ईयर में कम से कम इंडिया में 60 डेज और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 डेज रहना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है? 182 डेज देखना पड़ता है इंस्टेड ऑफ 60 डेज। कौन कौन सी वो तीन कंडीशन है? वो मेंबर ऑफ क्रू होना चाहिए, या एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, वो प्रीवियस ईयर में इंडिया विजिट करने के लिए आया है। ये तीन एक्सेप्शन है जहां पे 60 के बदले 182 दिन देखना है। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन चेक कर लो, फुलफिल अगर हो गई कोई दोनों या कोई एक, दोनों या कोई एक, तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और एक भी पूरी नहीं हो तो नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट बन गया तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेसिडेंट अगर बन जाता है तो आगे क्या करोगे आप? एडिशनल कंडीशन चेक करोगे, ताकि ये पता चलेगा कि वो किस टाइप का रेसिडेंट है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। ठीक है, तो ऑर्डिनरीली या नॉन ऑर्डिनरीली देखने के लिए हम क्या करते हैं? एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। एडिशनल कंडीशन जब दोनों पूरी करेगा तभी वो क्या बनेगा? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और एक भी पूरी नहीं करेगा या फिर कोई एक पूरी कर रहा है एक पूरी नहीं कर रहा है तो क्या बनेगा? नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशन फर्स्ट नंबर की क्या बोलती है? कि प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में कितना दिन रहना पड़ेगा? 730 दिन। और दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? कि प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में कम से कम कोई भी 2 साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए। अब रेसिडेंट देखने के लिए उसको वापस से उन पिछले सालों में एडिशनल बेसिक कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रूल हमने पिछली क्लास में किया था। अब आज की क्लास का जो टारगेट है ना, कि रेसिडेंशियल स्टेटस की डिटर्मिनेशन आपको करना है, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेपर में अगर आ गया क्वेश्चन तो आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस जो होते हैं ना रेसिडेंशियल स्टेटस के, 5 स्टेप में सॉल्व होते हैं। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में। ठीक है, देखो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस को आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, स्टेप नंबर 1, 5 स्टेप में सॉल्व होगा भाई। पेपर में भी यही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ डेज। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? दिन गिनो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेज सबसे पहला काम है हमारा क्या? दिन गिनना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2, सेकेंड नंबर का स्टेप है बेसिक कंडीशंस। आप लोगों को बेसिक कंडीशन याद है? एज इट इज यहां पे लिख दो। हाँ, जो आप बेसिक कंडीशन जानते हो ना वो लिख दो यहां पे, क्योंकि वही तो रूल है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ डेज, दिन गिन लो कितने दिन कहां कहां पे कौन कौन से साल में रहा। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड नंबर के स्टेप में क्या करना है? बेसिक कंडीशन लिखना है। स्टेप नंबर 3, कंक्लूजन। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है? यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है अपना। क्या कंक्लूजन? कि इतने दिन रहा और आपकी बेसिक कंडीशन क्या है, उसके बेस पे वो क्या बन रहा है? रेसिडेंट बन रहा है कि नॉन रेसिडेंट बन रहा है, उसका आपको वहां पे निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन लिखना है स्टेप नंबर 3 में। अगर वो नॉन रेसिडेंट बन गया तो आपका क्वेश्चन स्टेप नंबर 3 के बाद खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर वो रेसिडेंट बनता है तो स्टेप नंबर 4 और 5 में जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो स्टेप नंबर 4 और 5 में कब जाओगे? जब वो क्या बनेगा? रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4, यहां पे अब स्टेप नंबर 4 में आपको क्या लिखना है? एडिशनल कंडीशंस लिखनी। क्या लिखना है?
एडिशनल कंडीशन। ये सिर्फ तभी बढ़ोगे जब वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के केस में आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 में आप एडिशनल कंडीशन लिख दिए, याद है ना, एडिशनल कंडीशन एज इट इज यहां पर छाप दो, जो जानते हो। अब स्टेप नंबर 4 के बाद स्टेप नंबर 5, यहां पे आप क्या लिख दो, कंक्लूजन। यहां के कंक्लूजन में आप क्या बोल के बताओगे कि वो OR है कि NOR है। क्वेश्चन सॉल्व करने का ये 5 स्टेप है, आई बात समझ में। इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पूरे में मैक्सिमम नंबर मिलने का चांस है। 100 में 100 तो नहीं मिलने वाला, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नंबर जो होता है ना वो पूरा मिलेगा, ठीक है। हाँ, इनकम टैक्स में आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है, पेपर कितनों ही लेंदी रहे, 2.5 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता पेपर बनाने में। 3 घंटा मिलेगा आपको जरूर, लेकिन इनकम टैक्स का पेपर, इसके क्वेश्चन इतने छोटे होते हैं कि आपको सॉल्व करने बैठोगे कि खींच तान के भी अगर लिखोगे, डिटेल में भी लिखोगे, 2.5 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब आधा घंटा खाली बैठ के आना है। ये फायदा है इस इनकम टैक्स का। प्लस हाँ, स्टैटिस्टिक्स टाइप का, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स में तो और जल्दी 2 घंटे में बना के बैठ जाओगे। मालूम है, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, उसके पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में, 1.5 घंटे में बना के निकल गए और 71 मार्क्स आया उसका इनडायरेक्ट टैक्स में। मतलब पेपर इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बनाने में पेपर में ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, मैनेजमेंट है, क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंट टाइप का है, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आए स्टेप्स। पहले नंबर में आपको क्या करना है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी कैलकुलेशन ऑफ डेज में मेरे को बहुत सारी चीजें बतानी है, यहीं पे मिस्टेक करोगे आप लोग, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डेज, कैलकुलेशन ऑफ डेज, ठीक है। सेकेंड नंबर की स्टेप में क्या करना है, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन जो जानते हो, जो मैंने बताया वही लिख के आ जाना, सेम टू सेम। उसके बाद अपना कंक्लूजन बताना। कंक्लूजन में क्या बताओगे कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट हुआ तो आगे बढ़ना है, नॉन रेसिडेंट रहा तो वहीं रुक जाना है। स्टेप नंबर 4 में जाओगे तो क्या लिखोगे, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन लिखने के बाद आपको कंक्लूजन देना है कि वो OR है कि NOR है, ठीक है। ये स्टेप जो बना है ना, किस बेसिस पे बना है मालूम है। मान लो आप जज हो, आप क्या हो, जज, और आपके सामने कोई अपराधी खड़ा है जो कुछ कांड करके आया है, तो आप एज अ जज क्या करोगे, बिना सोचे समझे इसको पहले फांसी में लटका दो, बाद में सुनवाई करेंगे, ऐसी करते हो नहीं, पहले क्या होता है, सुनवाई। तो जज के सामने जज अपना फैसला कैसे सुनाता है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले सामने वाले का क्या केस हुआ है सबको सुनेगा, आ रही बात समझ में, क्या फैक्ट है उसको देखेगा, ठीक। फैक्ट को देखने के बाद उस फैक्ट से रिलेटेड, मान लो चक्कू मारा है, गला दबा दिया है, पत्थर उठा के सिर फोड़ दिया है, क्या किया है, उससे रिलेटेड क्या कानून है वो देखेगा। तो पहले सबसे पहले जज क्या करता है, फैक्ट देखता है। क्या देखता है, फैक्ट। फैक्ट देखने के बाद उस फैक्ट से रिलेटेड हमारे कानून में क्या प्रावधान है वो देखता है, क्या प्रोविजन है वो देखता है। फिर दोनों फैक्ट को और कानून को मिला के वो अपना क्या देता है, निष्कर्ष, कंक्लूजन देता है। आ रही बात समझ में। तो यहां पर भी सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ डेज। मतलब ये आदमी ने कांड किया है, आया और गया है, कांडी तो है ना, और आया और गया, तो अब उससे रिलेटेड रूल क्या है, बेसिक कंडीशन में लिखा है, ठीक है। अब आपको जज बन के क्या करना है, फैसला सुनाना है, बताना है भाई तू रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। क्लियर है। अरे तो इनकम टैक्स एक लॉ तो है, कानून के हिसाब से तो काम कर रहे हैं। अब उसके बाद रेसिडेंट बन गया, अब तुम OR हो कि NOR हो, उसका कानून देखो, उसका लॉ देखो, उसके बाद फिर आप बताओ कि वो OR है कि NOR है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके आना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ डेज में आप लोगों को थोड़ा सा माथापच्ची करना पड़ेगा। अब यहां पे ना कॉमन सेंस काम करेगा, कॉमन सेंस देखना, मैं कुछ कुछ बातें लिखवाने वाला हूं इसके अंदर। कैलकुलेशन ऑफ डेज, बाकी सारी चीज तो ऐसे ही है, मेन दिमाग किसमें लगाना है, कैलकुलेशन ऑफ डेज। क्या समझते हो कैलकुलेशन ऑफ डेज से, कि वो इंडिविजुअल कितने, कौन से साल में कितने दिन रहा, बस इतनी सी बात है।
लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ऐसा लिखा रहेगा 2001 से वो इंडिया आ रहा है, तो आपको क्या है 5 घंटा मिले रहता है पेपर में सॉल्व करने के लिए, तो आप 2001 से कैलकुलेट करते रहना, 2001 में इतने दिन रहा, 2002 में, फिर कैलकुलेट करते 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 23 तक पहुंचना आप लोग। कैलकुलेट, सुनो मेरी बात, कैलकुलेशन ऑफ डेज स्टार्ट आपको कहां से करना है मालूम है? प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करके रिटर्न जाना है उल्टे सालों में। जैसे अभी आपके सामने अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें अगर कोई डिटेल दिया रहेगा 2001, 2002 या 2010 ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, आपको कभी भी वहां से स्टार्ट नहीं करना है जहां से क्वेश्चन बोल रहा है, आपको हमेशा कहां से स्टार्ट करना है? रिवर्स ऑर्डर में। आपको स्टार्ट प्रीवियस ईयर से करना है, और बाकी प्रीवियस ईयर आपका क्या है 22-23, तो स्टार्ट 22-23 के करो, 21-22, 21-22 के बाद 20-21, फिर 19-20, 18-19, ठीक है। मैक्सिमम पीछे कहां तक जाना है? हमारी एडिशनल कंडीशन सेकंड नंबर कहां तक खींचती है हमको? 10 साल तक। आपको अगर क्वेश्चन में 20 साल का भी डेटा दिया रहेगा तो भी आपको 10 साल से ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि एडिशनल कंडीशन से ज्यादा पूछता है कि आपसे नहीं। तो हमारा मैक्सिमम जो दायरा है, स्टार्ट कहां से करोगे? प्रीवियस ईयर से, और मैक्सिमम कितना पीछे जाओगे? प्रीवियस ईयर को छोड़ के 10 साल और, मतलब टोटल 11 साल। क्लियर है मेरी बात? अब सुनना, क्यों प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक। पहले नंबर की बेसिक कंडीशन में 182 दिन पूछता है, तो कब का पूछता है? प्रीवियस ईयर का। तो सबसे पहले आपको चेक कौन से साल को करना है? प्रीवियस ईयर को। दूसरे नंबर की बेसिक कंडीशन में 60 दिन वाला पूछता है, तो कौन से साल का रहता है? तो सबसे पहले चेक किसको करना है? तो बेसिक कंडीशन के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के दिन चाहिए ना, तो इसलिए हमको उल्टा चलना है। क्लियर है? अब क्या हर क्वेश्चन में हम 11-11 साल का कैलकुलेशन करेंगे? नहीं। हमारी जरूरत जिस साल तक पूरी हो गई उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक इंडिविजुअल है प्रीवियस ईयर में 30 दिन रहा, एक इंडिविजुअल है प्रीवियस ईयर 22-23 में कितना दिन रहा? तो बताओ, भले वो 2001 से आ रहा होगा इंडिया में, लेकिन प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा? तो हम उससे पहले कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरत यहीं पे पूरी हो गई, इसी को देख के पता चल गया कि वो क्या बन जा रहा है, नॉन रेसिडेंट। तो हम आगे बढ़ने ही नहीं है, भले दिया रहेगा डेटा तो भी कोई मतलब नहीं। आ रही मेरी बात समझ में? तो आपको मैक्सिमम, मतलब मैं तो क्वेश्चन बहुत बार बना चुका हूं, मैक्सिमम आपको है ना ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 साल तक ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस हर क्वेश्चन। नहीं मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक खींचेगा। किसी क्वेश्चन में पहले ही साल में पता चल जाता है, किसी में 2 साल में पता चल जाता है, किसी में 3 में, ठीक है। मतलब आपसे 10-10 साल 11-11 साल का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 6-7 तक खींचेगा वो, ठीक है। तो मैं जो स्टेप बता रहा हूं, स्टेप्स बताया, उसमें कैलकुलेशन ऑफ डेज से रिलेटेड मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को? नोट्स। तो सबसे पहला मैंने क्या ज्ञान दिया आप लोगों को? हमेशा कैलकुलेशन, ऐसा नहीं लिखते, कैलकुलेशन 2022-23 प्रीवियस ईयर से ठीक है। और हाँ, हाँ आपके सिलेबस में 20 to 23 ही है। नहीं नहीं, आपके लिए सिलेबस जो है वही देगा, ठीक है। आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन कैलकुलेशन जो करना है कब से स्टार्ट करना है? प्रीवियस ईयर। और जहां तक रिक्वायर्ड है वहीं तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। चाहे क्वेश्चन में कितने भी ईयर्स का
डेटा दिया हो, ठीक है, चाहे क्वेश्चन में कितने भी ईयर का डेटा दिया हो, हमको जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट है बस वहीं तक ही कैलकुलेशन करना है, उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। अब ये आप लोगों के कुछ बचपन का नॉलेज, जैसे आप लोगों के सामने कुछ कुछ ऐसे साल आएंगे जिसमें पता चलेगा कि उस साल में 366 दिन था या उस साल में 365 दिन था, ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों को मालूम है लीप ईयर नाम की एक चीज होती है। लीप ईयर मतलब जिस साल में फरवरी में कितना दिन होता है, 29, मतलब साल में कितने दिन होंगे, 366, 366, और जो नॉन लीप ईयर है उसमें 365 दिन होते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा, देखो एक एक दिन का महत्व है ना। मान लो आप उस साल को मान लो लीप ईयर नहीं माने, कैलकुलेशन करते समय आपको 730 दिन गिनना है, 729 दिन आ गए तो कैसे करोगे लीप ईयर के कारण। तो आपको दिन का भी ध्यान रखना है कि उस साल में आपको 366 दिन ले रहे हो कि 365 दिन ले रहे हो। एक एक दिन के कारण क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका, ठीक है पीयूष। तो लीप ईयर कौन सा साल है और कौन सा साल नहीं है, हम कैसे जानते हैं, कैसे पता चलेगा? हाँ 4 साल में एक बार आता है। हाँ, ये तो ठीक बोल रहे हो कि आप लोग 4 साल में एक बार आता है, लेकिन मैं ऐसा बोल दिया 1994, बताओ ये लीप ईयर था कि नहीं था, तो कैसे पता चलेगा? इसको डिवाइड कर दो 4 से, इसको क्या करो 4 से डिवाइड कर दो। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर है, और पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है तो लीप ईयर नहीं है। करो 1994 को 1994 डिवाइड बाय 4, 498.5 आ रहा है, नहीं है, नॉन लीप ईयर है, ठीक है। जैसे 2000 सन 2000 कितना आ रहा है, 500, मतलब सन 2000 क्या था, लीप ईयर था, ठीक है। हाँ 4 से, मेरी बात समझ में आई? तो कैलकुलेशन ऑफ डेज जब करोगे तो आपको लीप ईयर का ध्यान रखना है। तो मैं एकदम डिटेल में नहीं लिख रहा हूं नोट्स को, बस शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लीप ईयर का ध्यान रखना है। इससे बात समझ में आ जाएगी, लीप ईयर का ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे ईयर, ठीक है, 1990 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू कितना आता है, 497.5 आ रहा है। हाँ लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, अब अगले साल वाले बच्चे जो पढ़ेंगे उन लोग पढ़ेंगे लीप ईयर, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ईयर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 2000 डिवाइड बाय 4, ये कितना आएगा, 500 आएगा। तो ये हो गया लीप ईयर, ठीक है। चलो अब उसके बाद दूसरा मेरे को कुछ बताना है, सुनो ध्यान से। कौन से महीने में 30 दिन होता है, कौन से महीने में 31 दिन होता है, पता है? हाँ आपको देखो कौन से महीने में, मेरी बात सुन लो, कौन से महीने में 30 दिन होता है और कौन से महीने में 31 दिन होता है, ये जानने के लिए आप अपनी मुट्ठी बंद करो, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला वहां से स्टार्ट करो जनवरी से, तो जो ऊपर 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 में महीने आएंगे ना वो आपका 31 दिन वाला होगा, और जो नीचे नीचे में आएगा वो कितने दिन वाला होगा, 30 वाला। फरवरी को बस छोड़ देना, बाकी सब में राइट होता है। उसके बाद सुनो, आप लोग हमेशा अगस्त और जुलाई में कंफ्यूज हो गए। जुलाई और अगस्त ऐसे महीने हैं जहां पे हमेशा क्या होता है, 2 महीने कंटिन्यूस होते हैं, 31 वाले होते हैं। तो उसमें भी ये काम करता है, देखना, जनवरी 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई के बाद वापस से गिनोगे तो ये भी ऊपर है वो भी ऊपर है, तो अगस्त।
तो मैं छोटा था तो मेरे को ना इधर आने में कंफ्यूज होता तो मैं हाथ जोड़ लेता था ऐसे, भाई ये भी ऊपर ये भी ऊपर ये भी ऊपर ये भी ऊपर। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ऐसे। और फरवरी बस ऐसा है जो 28 दिन का होगा लेकिन लीप ईयर में 29 दिन का होगा, ठीक है। क्या क्या हो गया निर्भय, नर्वस लग रहे हो? तो आप लोगों को कौन से महीने में कितना दिन है इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये लिखवाने वाला नहीं हो, ये तो आप लोग का कॉमन सेंस है ना। ये बताने का रीजन ये है कि बताना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे को अभी बताना कि एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, वो आदमी इंडिया में कितने दिन रहा मेरे को बताना, ठीक है। मान लो मिस्टर ए नाम का एक आदमी है, ठीक है। और हमारा प्रीवियस ईयर क्या है दोस्त, 22-23 हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है। मिस्टर ए जो है इंडिया में फर्स्ट टाइम आया 1/7/2022 को, ठीक है। और ये आया ना, इस दिन आया और गया 15/10/2022 को। इस दिन आया है और इस दिन गया है। उसके बाद वापस 1/1/2023 को आया, ठीक है। और 10/3/2023 तक वापस चला गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मिस्टर ए बताओ इंडिया में कितने दिन था प्रीवियस ईयर में, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ हाँ, 1 जुलाई को आया, 15 अक्टूबर को चला गया, वापस से 1 जनवरी को आया, ठीक है। और 10 मार्च को वापस चल दिया। एस पर दितेश, नाम लिखते जा रहा हूं, एस पर दितेश 213 दिन। दितेश का है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं करेक्ट है कि रॉन्ग है, वो तो अपन करेंगे तब पता चल जाएगा। आप लोग भी बताते जाओ। करो करो करो। एस पर मुकुंद 176 डेज। आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, अक्षा, हर्षा, कृतिका, साई, सेजल, स्मृति। करो पीयूष, ट्राई करो आपके हिसाब से। एस पर मुनीश 214 दिन। एस पर गीतांजलि 176। सर मेरी तरफ से भी 176। कृतिका के तरफ से 176 वालों का बहुमत आ रहा है। ऐसा मत हो कि सबका गलत हो जाए, ऐसा मत हो कि सबका भी गलत हो सकता है। करो करो। सर मेरा 178। स्मृति का 178 डेज। आपका भी 213 आ रहा है। निर्भय 213। कौन कौन बच गया? अफशा बताओ, हर्षा, साई, सेजल। सर 176। सेजल कितना? 176। सेजल का भी 176। पीयूष बताओ, दर्शना। सर 175। हर्षा का 177। साई, दर्शना,
अफशा, पीयूष, निर्भय आपका कितना है? किसका? दर्शना का 211, 213, अफशा का 213, साई, ठीक है बताओ जल्दी। आपका बाप रे, पीयूष आप भी बता दो जल्दी से। पीयूष और साई बस बचे, बाकी सब बता दी। पीयूष का 213, मुनीष आपका 212 हो गया। साई आपका बचा है भाई बस। किसका? अब इतना फर्क कैसे आ गया अचानक? एक मिनट एक मिनट, साई कुछ बोले क्या? बोलो जल्दी साई, घूमने उमने थोड़ी निकल गए पढ़ते पढ़ते। 176 ही मिली। चलो 96 वाह, हर्षा का भी 176। अब चलो जिसका जो भी है, मेरे को लग रहा है सबके आंसर गलत है, वो मैं कैलकुलेट करूंगा तब पता चलेगा। ठीक है, मैं करूं कैलकुलेट। अब सुनो, इधर टेक्निक सीखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। इधर देखो, अब बात नहीं। मिस्टर ए, सुनो, मिस्टर ए पहली बार इंडिया आया, कब आया? 1 जुलाई 2022 को। 15 अक्टूबर तक रहा, फिर 15 अक्टूबर को चला गया, फिर वापस 1 जनवरी को आया, फिर 10 मार्च को चला गया। तो अपने को ये हिसाब लगाना है कि प्रीवियस ईयर 22-23 में वो इंडिया में कितने दिन रहा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो। सबसे पहले आप लोगों को दिन गिनना है ना किसी भी साल में, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं वो लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये मैं लिख लिया। अब बताओ वो आदमी मिस्टर ए जो था, अप्रैल में था क्या इंडिया में? नहीं था। मई में था क्या? नहीं। जून में था क्या? नहीं। जुलाई में कौन से तारीख को आया है वो? 1 जुलाई को आया है। तो जिस दिन वो इंडिया में आया ना, उस दिन को भी काउंट करना है कि वो इंडिया में था। तो जुलाई में कितना दिन रहा वो? अगस्त में भी कितने दिन रहा? सितंबर में भी कितने दिन रहा? अक्टूबर में वो वापस चला गया कौन से तारीख को? तो जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं ना, उस दिन को भी इंडिया में है ऐसा गिनना है। ठीक है, जिस दिन इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उस दिन को भी इंडिया में ही है काउंट करना है। ठीक है, तो अक्टूबर में कितना दिन आ गया? 15। अब नवंबर में था क्या वो? नहीं। दिसंबर में था? नहीं। जनवरी में कब आया वो? 1 तारीख को। 1 तारीख को आया तो पूरे जनवरी का कितना दिन गिनना पड़ेगा? 31। फरवरी, अब यहां ध्यान रखना, फरवरी कौन से साल का फरवरी है ये? नहीं नहीं, देखो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेरे को कुछ बताना है। यहां से लेकर यहां तक कौन सा साल चल रहा होगा? जनवरी से कौन सा साल लग गया? 23। तो बताओ यहाँ का जो फरवरी है वो नॉन लीप ईयर है कि लीप ईयर है? नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। अगर आप 24 ले लोगे, अगर मान लो अगले साल कोई बच्चा पढ़ेगा तो यहाँ पर अगर फरवरी देखने को मिलेगा, उसको 29 दिन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मार्च में वो कितने दिन रहा इंडिया में? 10 दिन, 1 से लेकर 10 तारीख तक। तो सबको जोड़ो, 176 डेज जिसका जिसका है उसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, एक बार मैच करो आप लोग। ठीक है, 176 दिन जो है इस तरीके से आएगा, और जिसका जिसका 176 डेज था वो करेक्ट है।
ठीक है, आपका कितना था? हाँ ठीक है, चाय पी लेंगे अभी नीचे जाके। तो आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई? अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है ना, लेकिन ये गलती हमेशा मत करना है, ये आप लोगों को दिमाग में ना सेव कर लेना इस चीज को, कि दिन गिनोगे ना जब भी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना, क्योंकि एक भी चीज में चूक हुई मतलब क्वेश्चन गलत, क्योंकि एक एक दिन का सवाल है। 182 दिन देखना, 181 दिन आ गया तो कैसे कर लोगे, है ना? जैसे अपन अभी पहुंच ही गए थे ना, 176 दिन तक तो पहुंच ही गए थे, आगे पीछे हुआ कैलकुलेशन में बेचारे को नॉन रेसिडेंट बना दोगे आप लोग, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक लास्ट नोट लिखो, लास्ट नोट, जिस दिन इंडिया में आया और जिस दिन इंडिया से गया, दोनों ही दिनों को इंडिया में है ऐसा मानना है। ठीक है, तो ये नोट हो गया आपका किसका? कैलकुलेशन ऑफ डेज का। ठीक है, बोलो। हाँ, प्रीवियस ईयर को थोड़ा डिटेल में लिखना, बाकी तो सब साल में आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, जनवरी फरवरी करके करना, इससे एकदम इजी हो जाता है। ठीक है, और सुनो मेरी बात, क्वेश्चन हमेशा कितने स्टेप में सॉल्व होगा? 5 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डेज, जिसमें आप लोगों को ये 3 मेन बातों को ध्यान रखनी है। ठीक है, 2 बात, टोटल 5 बातें बताया हूं, लेकिन 3 बातें लिखा हूं, 2 बातें नहीं लिखा हूं। कौन कौन सा? ये 30-31 कौन सा होता है वो, और लीप ईयर कैसे, लीप ईयर तो बता दिया हूं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर का स्टेप क्या था? बेसिक कंडीशन, जो याद किया वही लिख देना एज इट इज, और स्टेप नंबर 3 में कंक्लूजन लिख देना, वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट हुआ तो आगे बढ़ना है, नॉन रेसिडेंट हुआ तो वहीं रुक जाना है। स्टेप नंबर 4 में आप लिखोगे एडिशनल कंडीशन, उसके बाद लिखोगे स्टेप नंबर 5 में कंक्लूजन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कल की क्लास में मैं आप लोगों को धड़ाधड़ पार्ट ए के टोटल 27 से 28 क्वेश्चन है वो पूरे करवाऊंगा। तो 27 से 28 जो क्वेश्चन है, अगर हम क्लास में मान लो 10 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन है मैं होमवर्क करने दे दिया, तो फिर हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस। देखो, अगर आपको कोई चीज सीखनी है ना, तो सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस। लास्ट ईयर क्या हुआ था सुनना, आप लोगों को ये रिकॉर्ड हो रही है बात, और आप लोगों के लिए काम की बात बता रहा हूं। हमारा जो काम करने का तरीका है, या हमारा जो बॉडी है, या हमारा जो माइंड है ना, वो हमेशा हमको है ना रिलैक्स पोजीशन में ले जाने की कोशिश करता है। हमको किधर ले जाने की कोशिश करता है? रिलैक्स पोजीशन। जैसे कोई गर्म चीज रख दो, ठंडी रखो, है ना, तो गर्म चीज हमेशा किधर जाएगी? ठंडी होने की तरफ ही जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ था पिछले साल 2-4 बच्चे लोगों का, जैसे मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूं, उन लोगों को नहीं मालूम रिकॉर्डिंग क्लास से क्या प्यार है था। मतलब पिछले साल जैसे भाई एक बार रिकॉर्डिंग देख लिए, समझ लिए, अब रिकॉर्डिंग क्लास देखने के बाद आपकी जवाबदारी वहां से चालू हो जाती है कि आपके पास जितने क्वेश्चन है ना, सॉल्व कर करके देखो। आप क्लास को 10 बार भी देख लोगे ना, अगर आप नहीं सीखोगे। हाँ, जानकारी मिलेगी, आपको कहीं डाउट है तो वो देख सकते हो, लेकिन आपका क्वेश्चन बनाना सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, लास्ट ईयर एक जो लड़की को मैंने बहुत डांटा था इसी कारण से, क्योंकि उसको ना आखिरी मोमेंट तक कम से कम 4 बार क्लास अटेंड करी है, शुरू से करी अटेंड ना। जुलाई से जून से 15 जून से स्टार्ट हो गई थी पिछले साल क्लास, 15 जून से क्लास स्टार्ट करी, एक एक चैप्टर को कम से कम 3-3 4-4 बार अटेंड करी है। उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग भी देखी है, और उसके बाद भी आखिरी मूवमेंट में आने के बाद भी उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा था। सिर्फ एक ही कारण था, क्या मालूम है? उसने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी थी। उसको मैं क्या बोला, दिमाग हमारा किधर ले जाता है? कंफर्टेबल पोजीशन में। तो उसको क्लास देखना आसान लग रहा था, क्वेश्चन बनाना उसको कंझट लग रहा था। अगर वो कर लेती ना, तो क्लास एक ही बार बस करती ना, उसमें वो परफेक्ट हो जाती।
तो आपका देखो, कोई भी टीचर के पास पढ़ो, स्टूडेंट का योगदान 90% होता है, टीचर का योगदान 10% होता है। हाँ, टीचर जो बोलता है उसको मानना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया, आप लोग इसको याद करना, कल की क्लास से हमारे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।